नमस्कार। साहित्य तक पर मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और यह विशेष कार्यक्रम इस बात की जानकारी देने के लिए है कि साहित्य के नोबेल पुरस्कार इस साल दक्षिण कोरिया की लेखिका हान कांग को मिला है। हान कांग का नाम जब साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए घोषित हुआ तो इंटरनेट और सोशल मीडिया पर यह जानकारी पाने के लिए तांता लग गया कि आखिर यह कौन सी लेखिका हैं और क्या लिखती हैं। पश्चिमी जगत तो इनको जानता रहा है, लेकिन भारत और भारतीयों के लिए यह नाम नया है। हालांकि पश्चिमी जगत ने भी पहली बार 2015 में हान कांग का नाम सुना था। अब चूँकि हान कांग का नाम नया है, लेकिन साहित्य का नोबेल पुरस्कार इतना बड़ा पुरस्कार है कि जिस भी क्षेत्र में मिलता है, चाहे वह साहित्य के क्षेत्र में हो, शांति हो, विज्ञान के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, जो इन्हें वह पुरस्कार मिलता है उनके बारे में पूरी दुनिया जानने की कोशिश करती है। और चूँकि यह मंच साहित्य का है तो हमारी यानी साहित्य तक की यह नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम आपको बताएं कि हान कांग आखिर हैं कौन। हान कांग दक्षिण कोरिया की लेखिका हैं। कविता, गद्य, उपन्यास और कहानियाँ सभी कुछ लिखती रही हैं। 1970 में इनका जन्म कोरिया के एक शहर दक्षिण कोरिया के ग्वांगजू में हुआ था। जब ये 9 साल की थी तो सियोल में इनका परिवार पहुंच गया था। युद्ध, वहाँ के मानवीयता का संकट, पुलिस की ज्यादती, सेना की ज्यादती, अभाव, पीड़ा और मृत्यु, इन सब ने हान कांग को गढ़ा। चूँकि उनकी पृष्ठभूमि साहित्यिक थी, इनके पिता भी एक अच्छे रचनाकार, कथाकार और साहित्यकार रहे हैं, एक प्रतिष्ठित उपन्यासकार के रूप में उनकी पहचान रही है। इसलिए हान कांग को बचपन से ही शब्दों की दुनिया से उनका ताल्लुक़ रहा और वे यह जानती थी कि लिखे हुए शब्दों की ताकत क्या है। इसीलिए हान कांग ने एक तरह से अपने को कुछ और आगे बढ़ाया और कला और संगीत के साथ भी जोड़ा। उनकी जो पहली रचना थी वह 1993 में कुछ कविताएं थी जिनको उन्होंने साहित्य और समाज, यह दक्षिण कोरिया का मैं नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वहाँ पत्रिका का नाम कुछ और होगा, उसका हिंदी अनुवाद होता है साहित्य और समाज, उस पत्रिका में छपा था। उन कविताओं को छपने के साथ साथ इनकी चर्चा एक व्यापक स्तर पर, वो कविताएं बहुत प्रशंसित हुई क्योंकि हान कांग ने मनुष्य के जीवन के जो कोमल तंतु हैं, जो कोमल भावनाएं हैं, उसके मन पर जो आघात लगते हैं और जीवन, मृत्यु, शरीर और आत्मा, इनका जो संबंध है, इन सब को अपनी रचनाओं में उजागर किया था। 1995 में वे कहानियों के साथ लेखन जगत के सामने आई और उस कहानी संग्रह का नाम था लव ऑफ ए ओसू। इसके बाद सिलसिला छपने छपाने का चल निकला और कहानियाँ, उपन्यास, इन्होंने इस क्षेत्र में अपनी गति बनाई। चूँकि शुरुआत कवि के रूप में हुई थी, इसलिए हान कांग के लेखन में जो उनके गद्य में भी कविताओं का प्रवाह है, वैसी ही संवेदना है, वैसे ही छोटे छोटे शब्द हैं। 2002 में उनकी एक उपन्यास उनका प्रकाशित हुआ, योर कोल्ड हैंड्स। यह उपन्यास छपते ही चर्चित हुआ। चर्चित होने की वजह ये थी कि इस उपन्यास का जो मेन किरदार है, मुख्य किरदार पात्र है, वह मुख्य पात्र एक मूर्तिकार है। वह मूर्तिकार जो है लड़कियों का स्कल्पचर, एक चित्र बनाता होता है और बनाने के दौरान उसको जुनून होता है, अलग अलग तरह की मूर्तियाँ गढ़ता है और मूर्तियों को गढ़ने के दौरान उसका जो अपना अनुभव है, यानी एक चित्रकार के रूप में, मूर्तिकार के रूप में जो उसकी क्षमता है और एक मनुष्य के रूप में जो शारीरिक आकर्षण है, वह इनके बीच फंस जाता है। यानी शरीर की, मानव मन की कामुकता
जो सौंदर्य गढ़ रहा है और दूसरी तरफ एक चित्रकार का हुनर, इनके बीच जो द्वंद्व होता है और जो संघर्ष उपजता है, उसी संघर्ष को हान कांग ने अपनी किताब में उजागर किया इस उपन्यास में। और इस उपन्यास का एक वाक्य जो है वह दक्षिण कोरिया में, कोरियाई समाज में और बाद में अनुवाद के साथ पूरी दुनिया में चर्चित हुआ, जिसका हिंदी भावानुवाद यह होता है कि जीवन रसातल पर फैली हुई एक चादर है, हम और आप इसके ऊपर नकाबपोशों की तरह कलाबाजियाँ करते हैं। आप समझ सकते हैं कि किस तरह की भावना को उजागर किया था हान कांग ने। हान कांग को जो इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पहचान मिली, वह 2007 में इनका एक उपन्यास था द वेजिटेरियन। ये 2015 में डेबोरा स्मिथ ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था और यह 2016 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित हुई। यह उपन्यास एक ऐसी महिला के बारे में था जो ये मानती थी कि वह एक पौधे के रूप में बदल रही है। इस उपन्यास का कथानक 3 हिस्सों में बटा था। नायिका का नाम इयोंग हे है। ये क्या करती है, एक दिन इसका मन होता है कि नहीं, मैं अब जो है शाकाहारी खाना खाऊंगी, मांस नहीं खाऊंगी। जब वो मांस खाने से इनकार कर देती है तो उसका पिता, उसका पति, दोनों उसे उलाहना देने लगते हैं और एक तरह से उसको प्रताड़ित करने लगते हैं। इस बीच जब वो इनकी प्रताड़ना की शिकार होती है तो उसका जीजा जो है, जो एक वीडियो कलाकार है, वीडियोग्राफी करता है, वह इसको धीरे धीरे, इसकी मनःस्थिति को, इसको संवेदनशील रूप से अपने साथ जोड़ने लगता है। और जब ये बहुत ज़्यादा अवसाद में होती है तो वह उसके साथ इस तरह से संबंध बनाता है कि एक तरह से कहिए कि शारीरिक संबंध बना लेता है। वह नायिका इससे और भी टूट जाती है और उसकी स्थिति ये हो जाती है कि वह मनोरोगी बन जाती है और फिर एक चिकित्सक के पास पहुंचती है, जहां उसकी बहन उसको सामान्य जीवन जीने के लिए कोशिश करती है। और जब चिकित्सक के पास ले जाती है तब इस लड़की को ये आभास होता है कि वह पेड़ के रूप में एक तरह से बदल रही है। जैसे पेड़ों का जीवन है उस तरह से उसकी स्थिति होती है। यहाँ पर पौधे प्रतीक हैं, रूपक है। इसी तरह से द विंड ब्लोज, उनका उपन्यास एक 2010 में जो आया, ये दोस्ती और उसकी कलात्मकता के बारे में है। इसी तरह से ग्रीक पाठ एक उपन्यास है, उनका कथा संग्रह है, वो भी रूपक शैली में आता है। दरअसल हान कांग की जो विशेषता है वह मनुष्य और मनुष्य के मन के बीच, मृत्यु और आत्मा के बीच युद्ध के विरुद्ध वह आवाज़ उठाने की कोशिश करती हैं। वह किसी भी तरह के अत्याचार और अनाचार का विरोध करती हैं, चाहे वह परिवार के स्तर पर हो, चाहे वह सरकार के स्तर पर हो, चाहे वह सत्ता के स्तर पर हो। अतीत में वह पहुंचती हैं, अतीत को वर्तमान से जोड़ती हैं और अतीत की जो क्रूरता है उसको जिस तरह से लिखती हैं, उससे आपको अतीत की उन ज्यादतियों के प्रति और उसका वाहक, चाहे कोई भी पुरुष हो, उसके प्रति आपके मन में एक भाव आता है कि यह कैसी क्रूरता है। आप दक्षिण कोरिया की जो स्थिति है, उत्तर कोरिया की जो स्थिति है, जिस तरह का वहाँ विभाजन है, जिस तरह का वहाँ सामाजिक परिवेश है, उसमें आप समझ सकते हैं कि हान कांग का लेखन क्या कुछ कहता है। वो सफ़ेद रंगों में भी शांति को तलाशती हैं और यह मानती हैं प्रतीकों का, चूँकि उनके सारे लेखन में रूपक का इस्तेमाल होता है। पेड़ हो, कागज़ हो, मनुष्य हो, मृत मनुष्य हो, मनुष्य के का शरीर हो, मृतकों की बॉडी हो, उन सबको भी वह लेती हैं। यहाँ तक कि कब्रिस्तान, कब्रों में जो सोए हुए शव हैं, जो युद्ध के शिकार हैं, जिनको दशकों पहले जिनको दफना दिया गया था, युद्ध में मार दिया गया था, उन सब की, मतलब मृतकों के बयान को भी, उनकी आत्मा को भी, उनके दर्द को भी, उनकी पीड़ा को भी, मरा हुआ मनुष्य शव रोता नहीं है लेकिन उसकी आत्मा रो सकती है। हान कांग इस बात को कहती हैं। द वेजिटेरियन, जिसकी मैंने चर्चा की, जिससे वो पश्चिमी दुनिया में, जिसको नोबेल बुकर पुरस्कार मिला था, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार मिला था, नोबेल तो अब हान कांग को मिला ही है उनके पूरे लेखन पर। उसका एक वाक्य है
कि यदि आप अपनी इच्छा अनुसार जीने में सक्षम होते हैं तो आप अपने जीवन के साथ क्या करते हैं यह आप ही जान सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पूर्णता और प्रायश्चित के लिए कोई जगह नहीं है। हान कांग को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिलने के लिए साहित्य तक की ओर से हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं, और हम अच्छे लेखन की ओर और अच्छी कृतियों की ओर आपको उन्मुख करते हैं। हम चाहते हैं कि अगर आप अंग्रेजी में पढ़ सकते हो तो उनकी कृतियों को पढ़ें, और हिंदी प्रकाशकों से मैं अनुरोध करूंगा कि हान कांग की अधिक से अधिक कृतियों को आप हिंदी में भी प्रकाशित करें। एक बात मैं और बता दूं कि नोबेल पुरस्कार इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 18 सदस्यीय टीम पूरे वर्ष भर नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित करती है। सैकड़ों प्रविष्टियों के बीच सिर्फ 5 कृतियों को आखिरी चरण के लिए चुना जाता है। ये कृतियाँ, जो 5 कृतियाँ नामांकित होती हैं, इनकी गोपनीयता अगले 50 सालों तक गोपनीय रखी जाती है। यानी इस कृति के अलावा, हान कांग के अलावा और 4 नाम कौन से थे, ये इसका पता हमें 51वें साल में लगेगा। आज पता नहीं चलेगा। अगर आपको जानना होगा तो वर्ष 2075 तक या 74 तक या 73 तक आपको इंतज़ार करना होगा। तो नोबेल पुरस्कारों की प्रतिष्ठा उसकी गोपनीयता है। सम्मान राशि की मैं बात नहीं करूंगा। आप सभी जानते हैं जिसको ये पुरस्कार मिलता है वह सब बड़े लोग होते हैं, उन्हें किसी भी रूप में पैसे की आवश्यकता नहीं है, लेकिन नोबेल पुरस्कार उन्हें दुनिया भर में स्थापित करता है। इसलिए हम चाहते हैं भारतीय भाषाओं के लेखक भी इस ओर उन्मुख हों। एक बार फिर हान कांग को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।